जब ईवीएम है तो वो सुरक्षा के घेरे में जा रही है, स्ट्रांग रूम तक। किन डीएम की बात कर रहे हैं? जिन डीएमओ के माध्यम से, जिन आईएएस अधिकारियों के माध्यम से जबरदस्ती हारे हुए बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताया गया और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया गया। ईवीएम आराम से आदमी ले जा रहा है। ये ईवीएम मशीन है, इसमें चुनाव हुआ है, पुलिस में छटनी है और जिन कहाँ छटनी होगी कोई बात नहीं। योगी जी बुलडोजर चढ़ाएंगे, चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम बुलडोजर चढ़ाना है, वो चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। वो गोली भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस से भी पकड़वा सकते हैं, एनएस से भी लगवा सकते हैं, यूएपीए में भी बंद कर सकते हैं। ये सरकार के पास जितने अपने तरीके हैं, हथकंडे हैं, वो उनका इस्तेमाल करें। लड़ाई लड़ेंगे, ईवीएम को खत्म करवाएंगे और साथ साथ में चुनाव प्रक्रिया में और भी कई सुधार हम लागू करवाएंगे। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ईवीएम को लेकर के, एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे कि क्या रूप होगा आंदोलन का, किस तरीके से आगे होगा? देखिए दानिश जी, हम लोग जो आंदोलन की हमने शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसकी आज हमने घोषणा की है, ये आंदोलन हम राष्ट्रीय स्तर पर चलाएंगे और इस आंदोलन को हम जन आंदोलन बनाएंगे। लोगों से निवेदन करेंगे, उन सभी पार्टियों से जो भी छोटी या बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी सामाजिक संगठन हैं, जो भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हैं, उन सभी से हम इस बात का निवेदन करेंगे कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें, क्योंकि ये मेरा या किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। ये इस देश के संविधान को बचाने का आंदोलन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है और इस देश की जनता को बचाने का आंदोलन है। चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता हो और जो वोटर है वो जिस व्यक्ति और जिस पार्टी को वोट दे रहा है, उसका वोट उसी पार्टी और व्यक्ति के खाते में जाना चाहिए और ये साफ दिखना चाहिए। इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, योगी जी अभी शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, कह रहे हैं कि जो है इलेक्शन को जो ये जो रिजल्ट है उसको होल्ड करना चाहिए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उसको ये अधिकार है ये रिजल्ट होल्ड करने का, या यूं कहो कि सुमोटो एक्शन लेने का। हाई कोर्ट भी सुमोटो एक्शन ले सकती है। गड़बड़ घोटाला हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, आपने तो अरुण जी पूरा कवर किया है और सारी चीजें। आप मुझे बताइए, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कितनी ही जगह पर ईवीएम आराम से आदमी ले जा रहा है। ये ईवीएम मशीन है, इसमें चुनाव हुआ है, ये बाकायदा पूरी सिक्योरिटी के साथ जानी चाहिए। जब वोट पड़ रहा है वहां हर बूथ पर सीआरपीएफ का या यूं कहो सीआईएसएफ का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान तैनात है राइफल लेके। तो क्यों जो ईवीएम है जिसमें उसकी वोट पड़ी है, लेकिन सर डीएम तो पहले मेरी बात, प्रशिक्षण के लिए जा रहा था, वोट इसमें पड़ा नहीं। दानिश जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए कि क्यों नहीं, जब ईवीएम है तो वो सुरक्षा के घेरे में जा रही है, स्ट्रांग रूम तक। डीएम, किन डीएम की बात कर रहे हैं? जिन डीएमओ के माध्यम से, जिन आईएएस अधिकारियों के माध्यम से जबरदस्ती हारे हुए बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताया गया और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया गया। जो ऑडियो आप देख रहे हैं, उन ऑडियो से सारे बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं हम, बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये बात जो ऑडियो चल रही है, उन ऑडियो से साफ हो जाता है। आज तक ये जवाब नहीं दे पाए। ये एक बड़ा ही मतलब बहुत बोगस एक आर्गुमेंट है जो ये कह दिया जाए कि साहब हम तो ये प्रशिक्षण के लिए जा रही थी। जो प्रशिक्षण के लिए जा रही थी उसी समय जाने की जरूरत है जिस समय स्ट्रांग रूम में वो बंद कर दी गई। उसके बाद अब बनारस का शायद एक वीडियो है जिसमें बताया गया कि पीछे की दीवार तोड़कर वो वहां से ईवीएम निकाली गई और ट्रक भरकर भेजी गई। ये उसी समय होती है सारी चीजें। और जबकि जो मैनुअल है, इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है ईवीएम के विषय में, वो साफ कहता है कि ईवीएम की मशीन जब कंपनी से जहां से बनती वहां से आएंगी, चुनाव आयोग के संरक्षण में वहां स्ट्रांग रूम में होंगी, 24 घंटे पहरा होगा और वहां से निकाली जाएंगी बाकायदा उसकी प्रक्रिया। और जब चुनाव के लिए जाएंगी तब स्ट्रांग रूम में होंगी और जब वोट पड़ जाएंगी तो बाकायदा सुरक्षा के घेरे में आएंगे, स्ट्रांग रूम में होंगे। उनके निकालने की एक प्रक्रिया होती है। किसी प्रक्रिया का पालन किया गया? नहीं किया गया। समाजवादी गठबंधन को वोट तो 32% मिला, इतना पहले कभी मिला ही नहीं। तो पार्टी ने ग्रो किया, लेकिन बीजेपी कहीं आगे है, पहले से बहुत आगे है, इसलिए बीजेपी को नहीं हरा पाए और ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं है। आपने अरुण जी वो देखा होगा जो वो बैलेट पेपर से वो आए हैं वोट हैं, उन बैलेट पेपर से जो वोट आई उनमें 32 ने 51%, 51% से ज्यादा वोट
समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिली 51%। वो बीजेपी कह रही है जो सरकारी बीजेपी के कहने की क्या है? जो सरकारी कर्मचारी है वो खुश नहीं है क्योंकि शक्ति है इस सरकार में और वो लोग काम करके खुश नहीं है, इसलिए सरकार को बदलना नहीं, सरकारी कर्मचारी ही दुखी नहीं है, इस देश की जनता दुखी है। जो छुट्टा हुआ सांड घूम रहा है और जो गाय घूम रहे हैं, जो पशु घूम रहे हैं, उनसे सब दुखी हैं। इस देश का जो है नौजवान दुखी है, बेरोजगार है। इस देश का गरीब दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, हर कोई दुखी है। इसलिए उन्होंने सबने मजबूती के साथ एक तरफा जो वोट दिया समाजवादी पार्टी को, इसलिए 51% वोट मिला। 304 सीटों पर, बैलेट पेपर में 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। और मैं बार बार कह रहा था कि 3/4 बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीट आएंगी। ये इस बात से सिद्ध होती है। पुलिस में छटनी शुरू हो गई है सर। तो पुलिस, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूं, पुलिस में छटनी है और जिन कहां छटनी होगी, ये सबको बेरोजगार करके छोड़ोगे। अभी देख लेना, आने वाले समय में सब सड़क पे आ जाएंगे। युवाओं को मौका दे रहे हैं जो 50 साल के घर बैठे हो, जो नए युवा है उनको मौका मिलेगा। नए युवाओं को, हाँ। नए युवाओं को मौका दे रहे हैं। अरे ये रोजगार के अवसर नहीं, इनको सबको निकाल के रोजगार ही खत्म कर देंगे। आने वाले समय में देखना, नाई कितने बाल के अभाई जजमान, अभी चिंता मत करो, अभी पता लग जाएगी आपको, सब पता लग जाएगी। सर अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है नेचुरल जो है बीजेपी के जो है अपोनेंट जो है खड़ी होगी है कांग्रेस के बजाय। नहीं, खड़ी नहीं हुई है। ये बाकायदा वेल प्लान्ड तरीके से आरएसएस की रणनीति के तहत बाबा साहब के बाबा साहब के, वो केजरीवाल जो बाबा साहब की बात कर रहा है, एससी सब प्लान के लिए, एससी शेड्यूल कास्ट सब प्लान के लिए इन पिछले 5 सालों में जब दिल्ली में सरकार चली है केजरीवाल सरकार, 20,262 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, 20,262 करोड़, लेकिन लगाया कितना? मात्र 4,000 करोड़। 16,077 करोड़ का यह पता नहीं है केजरीवाल सरकार कहां खा गई, उसे किस बात के लिए कहां चला गया। और इसके लिए ऊपर बाकायदा, इसके ऊपर बाकायदा ये सारी आरटीआई से इंफॉर्मेशन है और इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल हुआ है सरकार के खिलाफ में। वो केजरीवाल सर इस चुनाव के बाद कहा जा रहा है जो दलित पॉलिटिक्स है, जो बहुजन पॉलिटिक्स है, उसका दी एंड हो गया। मायावती जो है का सुपड़ा साफ हो गया और पंजाब में कुछ नहीं कर पाए, यूपी में कुछ नहीं कर पाए, और जो दूसरी एक पार्टी आई थी वो भी कुछ नहीं कर पाए। आप लोग गठबंधन में, यहाँ भी कुछ नहीं। बहुजन पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं हुई, ना हो सकती है, बल्कि आने वाले समय में देखेंगे कि बहुजन पॉलिटिक्स ही सबसे मजबूती के साथ उभर कर आएगी और बहुजन लीडरशिप में उभर के आएगी। आप दलित और बहुजन की बात कर रहे हैं, ये क्या पॉलिटिक्स है? अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगाया जाता है और उनका फोटो लगाया जा रहा है भगत सिंह जी का, तो ये क्या पॉलिटिक्स है? ये वही तो पॉलिटिक्स है, बहुजन की पॉलिटिक्स है ना। ये बीजेपी जितने जो नौटंकी करती है, दिखाती है, वो क्या है? बहुजन पॉलिटिक्स है। बहुजन पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आने वाले समय में बहुजन पॉलिटिक्स बड़ी जबरदस्त तरीके से आएगी और बहुजन लीडरशिप जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी को अभी लोगों को धीरे धीरे पता लग जाएगी। सारी चीजें आपके माध्यम से सब सामने आ जाएंगी और लोग इसको त्याग देंगे। कि जो हिंदुत्व को साइड रख करके जो भी पार्टियां चुनाव लड़ेगी उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब हिंदुत्व को साइड रख करके आप राजनीतिक भविष्य की चर्चा मत कीजिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये मुद्दा तो इसी में फेल हो गया। इस पूरे चुनाव में 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, कहां चला हिंदुत्व का मुद्दा? चला कहीं। बीजेपी ने हर स्तर पर कोशिश की, हर स्तर पर, शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन उनका यह मुद्दा पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। लोगों ने हिंदुत्व के नाम से वोट नहीं दी, लोगों ने रोजगार के नाम पे वोट दी है, शिक्षा के नाम पे वोट दी है, लोगों ने किसान के नाम पे वोट दी है, मजदूरी के नाम पर वोट दी है, बेरोजगारी के नाम पर वोट दी है, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर वोट दी है। इस पर वोट दी है लोगों ने, इस हिंदुत्व पर नहीं। थोड़ा बताइए किस तरीके से आंदोलन चले, क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से आप करेंगे, किस डेट में क्या होगा, आगे क्या प्लानिंग है, कब बड़ा आंदोलन होगा, क्या? अरुण जी, इसके लिए देखें, अभी हमने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हमने इसके लिए हमने 2 अप्रैल का दिन निश्चित किया है। दिल्ली में अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर जो है, वहां पर 11 बजे से लेके 3 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम होगा। और इसमें हम आपके माध्यम से भी जो मीडिया के सारे जो हमारे साथी हैं देश भर में, सभी राजनीतिक पार्टियों के, इसके अलावा सभी सामाजिक संगठनों के और राजनीतिक और सामाजिक सोच रखने वाले, विचारधारा वाले जो जागरूक साथी हैं, उन्हीं सबको हमने ओपन इनविटेशन दिया है। आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं साथियों, मैं जो इस समय बात कर रहा हूं, ये जहां तक भी पहुंचे, लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जिन साथियों तक भी ये पहुंच जाए, प्लीज इसी बात को आप हमारा निमंत्रण माने। और मेरा एक नंबर है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, कौन कौन साथी हैं
उनकी संस्था क्या है, उनकी पार्टी क्या है, उसका नाम, पूरा पता और अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये भेजकर हमें करें। जो मेरा नंबर है उसको नोट कर लें, 78 40 86 86 66, यानी 7840868666 ये नंबर है। आपको डर नहीं लग रहा है क्या? जो बड़े बड़े देखिए, डर देखिए, छापे शुरू हो गए हैं, अरुण उधर है बंगाल में छापेमारी शुरू हो गई है ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर घोटाले को लेकर। अरुण जी देखिए, सरकार को जो काम करना है वो उसका काम है, वो अपना काम करे। मेरी देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, देश के संविधान और लोकतंत्र के प्रति जो जिम्मेदारी है, मैं व्यक्तिगत रूप से, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जिसको शॉर्ट में आरजेएसपी कहते हैं वो, और हमारी टीम के सारे साथी, आप देख रहे हैं मेरे साथ में हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर विजय कुमार जी, और मेरे साथ में एक और हमारे साथी जो हैं हिजम राजन सिंघा साहब, वो सारे के जो सारे साथी हैं, हम सब पूरे लोग पूरी ताकत से इस आवाज को उठाएंगे। सरकार का काम है वो सरकार करे, हमारा काम है लोगों को जगाना, जन आंदोलन खड़ा करना, और जो गलत हो रहा है, जो गलत नीतियां हैं सरकार की, गलत कार्य हैं, उनका विरोध करना और देश का संविधान और लोकतंत्र को बचाना। आप सपा गठबंधन में साथ थे, तो क्या और भी पार्टियां गठबंधन में है, तो क्या वो ईवीएम को लेकर के इस तरीके से आपके साथ आ रही है? नहीं, देखिए अभी हमने बात नहीं की है, अभी आपके माध्यम से पहली बार हमने ये आंदोलन की शुरुआत का नारा दिया है। हम उनसे बैठ के बात करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो लोग भी इस बड़े आंदोलन में हमारा साथ दें। मुझे उम्मीद है कि वो लोग साथ देंगे, वो साथ देंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं भी साथ देते हैं तो कोई नहीं फर्क पड़ता, हम ये जन आंदोलन की बात करें, हम जनता से बात करेंगे, और इसके लिए साथ साथ में जो हमारा हस्ताक्षर अभियान है, सिग्नेचर कैंपेन है, वो भी हम शुरू करेंगे, और ताकि लोगों तक बात पहुंचे, लोग साथ में आए और लोग इस आंदोलन को अपना आंदोलन समझकर हमारा साथ दें। बाकी आंदोलन किस तरह से चलेगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, 2 अप्रैल 2022 को दिन शनिवार अंबेडकर भवन में जब मीटिंग होगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैसे आंदोलन चलेगा। अभी हमने केवल लोगों को कॉल दी है, जो साथी इस आंदोलन में आना चाहते हैं वो साथ में आए और अपने विचार रखें, और फिर एक रणनीति बना के हम बुलडोजर करें। का सामना कैसे करेंगे? कोई बात नहीं योगी जी, बुलडोजर चढ़ाएंगे, चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है। बुलडोजर उनका काम है, हमारा काम है देश की लड़ाई लड़ना, देश के संविधान को बचाना। उनका काम बुलडोजर चढ़ाना है, वो चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। वो गोली भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस से भी पकड़वा सकते हैं, एनएस से भी लगवा सकते हैं, यूएपीए में भी बंद कर सकते हैं। ये सरकार के पास जितने अपने तरीके हैं, हथकंडे हैं, वो उनका इस्तेमाल करें। हम तो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे, ईवीएम को खत्म करवाएंगे, और साथ साथ में चुनाव प्रक्रिया में और भी कई सुधार हम लागू करवाएंगे। और हम चाहेंगे कि उसके साथ साथ एक सुधार जो है कि भाई ये जो चुनाव हो एक ही फेज में होना चाहिए, एक ही दिन होना चाहिए, बैलेट पेपर से हो, और जैसे ही चुनाव हो जाए उसके 3-4 घंटे बाद ही उसकी काउंटिंग शुरू होनी चाहिए, और हर चीज पूरी तरह से पारदर्शी हो। कोई भी जीते इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई जीते। अगर बीजेपी में इतने ताकत है या बीजेपी को लोग इतना चाहते हैं, ठीक है, बीजेपी जीते, इससे क्या फर्क पड़ता, लेकिन सारा मामला पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए।